नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल घेर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, हेगेल किस देश का दार्शनिक थे? आप सभी को बताना है हेगेल किस देश का दार्शनिक थे। हेगेल जर्मनी देश का दार्शनिक थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? इन तीन ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है महात्मा गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रश्न का राइट आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्यूनाइन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? आप सभी को बताना है क्यूनाइन का उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। क्यूनाइन का उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? निम्नलिखित में से पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है, आपको बताना है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर मिट्टी है, यानी कि बांगर मिट्टी को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र औरंगाबाद में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप लोग याद रखिए, बिहार में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। भारत में प्रथम देसी जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? भारत में पहला देसी जूट मिल कोलकाता शहर में स्थापित हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? आप सभी को बताना है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को क्या कहते हैं? पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को क्या कहते हैं, आप सभी को बताना है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर को पंचायत समिति कहते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? आप सभी को बताना है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? आप सभी को बताना है बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है। तो 50%। बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित की गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वेटलैंड कहा जाता है। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र को वेटलैंड कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जर्मनी में एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए।
जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। जर्मनी में एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तुतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरिन पतन किस राज्य में स्थित है? तुतीकोरिन पतन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किए थे? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। महात्मा गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? आप सभी को बताना है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में 1936 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखिए, किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसने पटना का नाम अजीमाबाद किया था? अज्जीमुस्साह ने। अज्जीमुस्साह ने पटना का नाम अजीमाबाद किए थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? आप सभी को बताना है नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहाणु जो थे वो कंबोडिया के शासक थे। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? माफी चाहता हूँ, भारत में न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित हुआ था? तो आप लोग याद रखिए 1948 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? आप सभी को बताना है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है? तो आप लोग याद रखिए यूरोप वासियों के लिए इंग्लैंड देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप लोग याद रखिए। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना को माना जाता है? तो पुनः जागरण घटना को। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनः जागरण घटना को माना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। मीटरनिक कौन थे? मीटरनिक कौन था? आप सभी को बताना है। मीटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था? तो आप लोग याद रखिए लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत में डाक विभाग कितने जोनों में विभाजित है? भारत का जो डाक विभाग है वो कितने जोन में विभाजित है?
तो आप लोग याद रखिएगा 8 विभाग में। एक विभाग जो है वो भारतीय सैनिक के लिए है, यानी कि फिलहाल के लिए 8 आप लोग याद रखिए। टोटल 9 होगा, एक भारतीय सैनिक के लिए, 8 आम पब्लिक के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.8% है। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर एक बार आप लोग शेयर जरूर कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्य रात्रि का सूर्य अंटार्कटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम दोनों रासायनिक का मिश्रण है। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुत याद से पाया जाता है? सूरज की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा हीलियम तत्व बहुत याद से पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। सूरज के पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूरज के पृष्ठ पर लगभग 6000 सेल्सियस डिग्री तापमान होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में 8.3 यानी कि 8 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। बुध ग्रह पर एक साल में कितने दिन होते हैं? बुध ग्रह पर एक साल में 88 दिन होते हैं, यानी कि बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में पूरा कर लेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखिए, देशांतर रेखा कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी एक घंटा में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी एक घंटे में कितना देशांतर घूमती है? पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतरों की संख्या 360 है। आप लोग याद रखिएगा, देशांतरों की संख्या 360 है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरती के सबसे अधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? कायांतरित चट्टान का विस्तार पाया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, धरती के यानी कि पृथ्वी के सबसे अधिक भाग पर कायांतरित चट्टान का विस्तार पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? कोयला पतदार चट्टान में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पेट्रोलियम यानी कि खनिज तेल किस चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल प्राचीन संस्कृत चट्टानों में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? आप सभी को बताना है सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। नेफोमीटर से क्या मापा जाता है? नेफोमीटर से बादलों की दिशा एवं गति को मापा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होता है? वायुदाब में अचानक आने वाली कमी तूफानी मौसम का सूचक होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे साल एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? तो आप लोग याद रखिएगा, सनातनी पवन कहलाती है। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन सनातनी पवन कहलाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत के पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिनूक कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बड़ा मीठे जल की झील कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मीठे जल की झील आप लोग याद रखिए सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील संसार में सबसे बड़ा मीठे जल की झील है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? दुनिया की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील है, जो सबसे ज़्यादा गहरी है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से भरा हुआ है? पृथ्वी का 71% भाग जल से भरा हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार कितना प्रतिशत है? उत्तरी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार 60.7% है। आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, आज हमने आप सभी को टॉप 50 प्रश्न करवाए हैं जो जीके जीएस से लिया गया था। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।